जिनकी परवरिश एक शी वुल्फ ने की थी। हैरानी की बात यह है कि उसने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। रोम आहिस्ता आहिस्ता खुद को मजबूत करता गया और एक रीजनल पावर में तब्दील हो गया, जिन्हें हम प्यूनिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। ये जंग इतनी खौफनाक थी कि लाखों लोगों का कत्ल हुआ। और हैरानकुन बात यह कि रोमन सोल्जर्स का बोझ यानी अकेला बैकपैक ही 45 केजीज का हुआ करता था। इसमें उसके हथियार और व्यूअर्स, रोमन आर्मी के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि वो अपने दांत और कपड़े ह्यूमन यूरिन से वॉश किया करते थे और ये साइंटिफिकली दुरुस्त भी है। इजिप्ट की खूबसूरत क्वीन क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के प्यार में गिरफ्तार होकर रोम की एलाई बन गई। हत्ता कि इसी डर्टी पॉलिटिक्स ने इस्लाम के खलीफा हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली को कत्ल करवाया और इस्लाम में सुन्नी शिया तजाद के पीछे यही पावर पॉलिटिक्स है। बदकिस्मती से जूलियस सीजर की तरह मार्क एंटनी भी बुरी तरह से क्लियोपेट्रा के प्यार में गिरफ्तार हो गया और स्टेट अफेयर्स को नेग्लेक्ट करने लगा। ट्रेजिक बात यह कि मार्क एंटनी और क्वीन क्लियोपेट्रा दोनों ने सुसाइड कर ली और क्लियोपेट्रा की नेरो इतना बुरा एम्परर था कि उसने अपनी ही वाइफ और मदर समेत बहुत से लोगों का कत्ल किया। उसने खुद रोम में आग लगा के उसका ब्लेम क्रिश्चियंस पे डाल दिया। बज़ाहिर तो सब व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि इंडस वैली और ग्रीक सिविलाइजेशन ने दुनिया को कैसे शेप किया। इसी वीडियो सीरीज में आज की एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा रोमन एम्पायर की कहानी। वो एम्पायर जिसका शुमार दुनिया की बड़ी और ताकतवर एम्पायर्स में होता है। वो एम्पायर जिसमें प्रॉफिट क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी एम्पायर ने हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया। वो एम्पायर जिसने यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का नक्शा बदल कर रख दिया और जिसने ग्लैडिएटर्स को स्टेडियम में मौत से लड़वाया। वो एम्पायर जिसने हमारी आने वाली तारीख को बहुत ज्यादा असरअंदाज किया। सोचिए, आज हम जिसको यूरोप कहते हैं उसका कल्चर, उसकी जबानें यानी फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और उसके कवानीन सब कुछ इसी रोमन एम्पायर की देन है। आज के यूरोप की बहुत सी जबानें लैटिन से निकली हैं, यानी यूरोप की पहचान इसी रोमन एम्पायर की दी हुई है। रोमन एम्पायर के दौर में होने वाले हैरानकुन वाकयात का हम तज़किरा करेंगे आज की इस एपिसोड में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रोम की कहानी एक लेजेंड से शुरू होती है। कहा जाता है कि दो भाई थे, रोमुलस और रीमस, जिनकी परवरिश एक शी वुल्फ ने की थी। हैरानी की बात यह है कि उसने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपना दूध पिलाकर उनको पाला और उनकी हिफाजत की। उन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि जहां शी वुल्फ ने उन्हें बचपन में ढूंढा था वहां वो एक शहर आबाद करेंगे। लेकिन दोनों का एक खास चोटी पे वो शहर आबाद करने में इख्तलाफ था। ये इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में रेमस की मौत हो गई और रोमुलस ने बगैर किसी इख्तलाफ के पैलेटाइन हिल पे 753 बिफोर क्राइस्ट में एक शहर की बुनियाद रखी। उसने इस शहर का नाम अपने नाम पे रोमा रखा और उसका पहला बादशाह बना। यही रोमा बाद में रोम कहलाया। रोम पर मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन 509 बिफोर क्राइस्ट में रोमन्स ने अपने आखिरी और जालिम बादशाह टर्क्विन द प्राउड को तख्त से हटा दिया और रोम में रोमन रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया। यह रोम की तारीख में बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था। रोमन रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट के नतीजे में रोम में सेनेट बना, जहां गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस लिए जाते थे। रोमन रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट के बाद रोम आहिस्ता आहिस्ता खुद को मजबूत करता गया और एक रीजनल पावर में तब्दील हो गया। रिपब्लिक बनने के बाद रोम ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मजीद मजबूत किया। रोम ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। सेल्टिक लोगों की ग्रुप, गॉल्स और फिर सैमनाइट्स ने रोम पे बहुत ब्रूटल हमले किए। इसके अलावा ग्रीक जनरल पायरस भी रोम का एक बहुत बड़ा मुखालिफ बनकर उभरा। लेकिन हर जंग के बाद रोम टूटने के बजाय ज्यादा मुत्तहिद और डिसिप्लिन्ड और मजबूत होता गया। तकरीबन 264 बिफोर क्राइस्ट तक रोम ने पूरे इटालियन पेनिनसुला को फतह किया
और उस रीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बन के उभरा। अब रोम का अगला निशाना एक अजीम समुद्री कुवत कार्थेज थी। Secure the line to victory of Carthage. ये बहुत ही वेल्दी और पावरफुल दुश्मन था। कार्थेज की फ्लीट पूरे वेस्टर्न मेडिटेरेनियन पे डोमिनेट करती थी और यहीं से रोम और कार्थेज के दरमियान तारीखी वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ, जिन्हें हम प्यूनिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। ये जंग इतनी खौफनाक थी कि लाखों लोगों का कत्ल हुआ और आखिरकार रोम ने पूरे मेडिटेरेनियन सी को अपना रोमन लेक बना लिया। इस वक्त तक रोम सिर्फ एक सिटी नहीं था, बल्कि दुनिया की एक सुपर पावर बन चुकी थी। कार्थेज का एक बहुत ही मशहूर और जवान मिलिट्री जनरल हैनिबल था। हैनिबल और रोम के दरमियान जंग को तारीख की सबसे ड्रामेटिक और स्ट्रेटेजिक जंगों में शुमार किया जाता है। लेकिन हैनिबल ने ऐसा क्या किया जिसने रोम को हिला कर रख दिया? कार्थेज का ये जनरल हैनिबल अपनी फौज और अपने मशहूर जंगली हाथियों के हमरा एल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों को पार करके इटली पहुंच गया, जो उस दौर में एक नामुमकिन सी बात समझी जाती थी। लेकिन रोम ने हार ना मानी। उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली, वक्त को अपना हथियार बनाया और आखिरकार जनरल स्काइपियो के जरिए हनीबल को उसी की जमीन नॉर्थ अफ्रीका में जामा के फैसला कुन मुकाबले में शिकस्त दी। इन सब हिस्टोरिक क्लैशेस के बाद रोमन आर्मी एक नाकाबिले शिकस्त आर्मी बन गई और इस तरह तकरीबन 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक रोमन आर्मी दुनिया की पहली प्रोफेशनल और फुल टाइम फौज बनी। रोम के एक आम सिपाही को लीजनरी कहा जाता था, जिसे 25 साल के लिए भर्ती किया जाता था। उसे हर महीने की पेमेंट मिलती थी और रिटायरमेंट पर उसे जमीन दी जाती थी। और हैरानकुन बात यह कि रोमन सोल्जर्स का बोझ यानी अकेला बैकपैक ही 45 केजीज का हुआ करता था। इसमें उसके हथियार, खाना, खुद का टेंट सब कुछ शामिल था। वो एक दिन में 30 किलोमीटर मार्च कर सकते थे, अपना पूरा किला बना सकते थे और फिर फौरन लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि वो बर्फ वाले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक किसी भी माहौल में लड़ सकते थे। और व्यूअर्स, रोमन आर्मी के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि वो अपने दांत और कपड़े ह्यूमन यूरिन से वॉश किया करते थे। और ये साइंटिफिकली दुरुस्त भी है, क्योंकि यूरिन में एमोनिया मौजूद होता है, जो कि एक नेचुरल वाइटनिंग और डिसइंफेक्टिंग केमिकल है। यूरिन का इस्तेमाल इतना ज्यादा था कि रोमन्स यूरिन को पब्लिक जार्स में कलेक्ट किया करते थे। रोम ने दुनिया को कंक्रीट दिया और इंटरेस्टिंग बात यह कि उनका कंक्रीट आज के कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि ये पानी में भी सेट हो जाता था। इस कंक्रीट का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसे पोर्ट्स बनाए जो आज भी मौजूद हैं। रोमन्स ने एक्वेडक्ट्स बनाए, यानी पानी की नालियां जो पहाड़ों से शहर तक पानी लेकर आती थी। रोम को रोजाना 1 बिलियन लीटर पानी की जरूरत होती थी और यही एक्वेडक्ट्स वो जरूरत पूरी करते थे। उन्होंने ये एक्वेडक्ट्स बना के दुनिया को सिखा दिया कि पानी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। रोमन रिपब्लिक एरिस्टोक्रेटिक नेचर की थी। यहाँ सिर्फ 2 क्लासेस मौजूद थी, पैट्रिशियंस और प्लेबियंस। पैट्रिशियंस रोम की अपर क्लास थी, जिनके पास पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस थे। रोमन सेनेट तकरीबन 300 पैट्रिशियंस पे मुश्तमिल थी। प्लेबियंस रोम के कॉमन लोगों को कहा जाता था, जिनके पास किसी किस्म की पावर्स या प्रिविलेजेस नहीं थे। रोमन एम्पायर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से अमीर और गरीब में फर्क बहुत बढ़ गया और इसके नतीजे में क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे। और इसी असना में रोमन जनरल्स ने अपनी ही सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए मर्सिनरी आर्मीज बनाना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता रोमन रिपब्लिक ने अपना असल विगर खो दिया, जिसके नतीजे में रोम में डिक्टेटरशिप की हवा चली और रोम में बड़े बड़े डिक्टेटर्स जैसा कि पोम्पे, जूलियस सीजर और क्रैसस का रास्ता साफ हुआ। तकरीबन 100 बिफोर क्राइस्ट में रोम में एक बहुत ही मशहूर नाम उभर कर सामने आया, जूलियस सीजर। सीजर एक सोल्जर भी था, लीडर भी और विजनरी भी। उसने यूरोप के जंगलों और अफ्रीका के डेजर्ट्स तक रोम का झंडा गाड़ दिया।
जूलियस सीजर ने पॉम्पे को इजिप्ट तक चेज किया, जहां पे पॉम्पे को मार दिया गया। इजिप्ट की खूबसूरत क्वीन क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के प्यार में गिरफ्तार होकर रोम की एलाई बन गई। जूलियस सीजर ने अपनी डिक्टेटरशिप कायम करते ही बेशुमार रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए, जैसे कि एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट, टैक्स में रिडक्शन, करप्ट और ऑप्रेसिव गवर्नेंस का खात्मा। जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस कराया। जैसे जैसे जूलियस सीजर की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो जूलियस सीजर के खिलाफ साजिशों की हवा भी चलने लगी। सीजर की पावर सेनेट को बर्दाश्त ना हुई और एक दिन उसी के दोस्त ब्रूटस ने उसे खंजर मारकर कत्ल कर दिया। जब सीजर ने अपने दोस्त को देखा तो उसका एक जुमला तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया, एक्ट थू ब्रूट, यानी तुम भी ब्रूटस। Et tu, Brute? इस वाकये ने पूरे रोम को एक सिविल वॉर में धकेल दिया। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज की जाती है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। इसके मुताबिक पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डर्टी, यानी पॉलिटिक्स की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। हत्ता कि इसी डर्टी पॉलिटिक्स ने इस्लाम के खलीफा हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली को कत्ल करवाया और इस्लाम में सुन्नी शिया तजाद के पीछे यही पावर पॉलिटिक्स है, जिसका जिक्र हम आने वाली अगली एपिसोड्स में करेंगे। जूलियस सीजर के ग्रैंड नेफ्यू ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी ने मिलकर जूलियस सीजर के कत्ल का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने जूलियस के कत्ल के जिम्मेदार ब्रूटस और कैसियस को बैटल ऑफ फिलिपी में 42 बिफोर क्राइस्ट में शिकस्त दी। शिकस्त के बाद ब्रूटस और कैसियस ने खुदकुशी कर ली। बदकिस्मती से जूलियस सीजर की तरह मार्क एंटनी भी बुरी तरह से क्लियोपेट्रा के प्यार में गिरफ्तार हो गया और स्टेट अफेयर्स को नेग्लेक्ट करने लगा। ऑगस्टस ने सेनेट से कहकर मार्क एंटनी को डिपोज करवा दिया और अपनी आर्मी के हमराह मार्क एंटनी को शिकस्त दी। ट्रेजिक बात यह कि मार्क एंटनी और क्वीन क्लियोपेट्रा दोनों ने सुसाइड कर ली और क्लियोपेट्रा की मौत के बाद इजिप्ट एक रोमन प्रोविंस बन गया। जूलियस सीजर के बाद बहुत ही मशहूर मिलिट्री जनरल ऑगस्टस आया। उसने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सा पैसा खर्चा, जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, एम्फीथिएटर्स और फाउंटेन्स। इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे प्रोमिनेंट था कॉलिजियम, एक बहुत बड़ा एम्फीथिएटर जिसमें 50,000 लोग अकोमोडेट हो जाते थे। यह एक ऐसा स्टेडियम था जहां 50,000 लोग बैठकर ग्लैडिएटर्स की जंग देखा करते थे। यहां तलवार, खून और चीयर करती हुई आवाम हुआ करती थी। यही थी रोमन एंटरटेनमेंट। ऑगस्टस ने पूरे रोम में सड़कों का जाल बिछा दिया जो पूरे यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते थे। ये रोड्स तकरीबन 4 लाख किलोमीटर तक फैले हुए थे और इसी निस्बत से आज भी एक इडियम मशहूर है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। रोम पूरे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में ट्रेड और कॉमर्स का नर्व सेंटर बन गया। ऑगस्टस को पैक्स रोमाना यानी रोमन पीस एस्टैब्लिश करने का भी क्रेडिट दिया जाता है, जो तकरीबन 200 साल तक कायम रहा। और व्यूअर्स, ऑगस्टन एज में ही जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। रोमन एम्पायर के बैड एम्परर्स में कैलिगुला और नेरो का शुमार होता है। नेरो इतना बुरा एम्परर था कि उसने अपनी ही वाइफ और मदर समेत बहुत से लोगों का कत्ल किया। उसने खुद रोम में आग लगा के उसका ब्लेम क्रिश्चियंस पे डाल दिया। बज़ाहिर तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन रोमन एम्पायर में अंदर ही अंदर बहुत से मसाइल चल रहे थे, जैसा कि करप्शन, स्लेवरी और लग्जरी बढ़ गई थी। रोमन एम्परर्स अपने आप को गॉड समझने लगे थे। उनका ख्याल था कि दुनिया उनके पैरों में है। लेकिन इसी गरूर के दौर में फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक छोटी सी रोशनी उभरी, हजरत ईसा की पैदाइश, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का पैगाम रोम के एम्परर्स के लिए चैलेंज था और उनको डायरेक्टली थ्रेट करता था। ऑगस्टस के बाद एम्परर टाइबेरियस आया और इसी के दौर में आया क्रिश्चियनिटी के सर्कल्स में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला एक गवर्नर, पोंटियस पाइलेट। ये वही गवर्नर था जिसने प्रॉफिट जीसस यानी हजरत ईसा को सूली पे लटकाने का हुक्म दिया था। लेकिन रोम के लोग ये नहीं जानते थे कि वो इंसान को तो सूली पे लटका सकते हैं, लेकिन पैगाम को नहीं। हजरत ईसा की क्रूसिफिक्शन के बाद यही रोमन एम्पायर कुछ अरसे तक ऑफिशियली क्रिश्चियन एम्पायर बन गए। 64 एडी में रोम जल रहा था। रात के अंधेरे में आग की लालटेनें और लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। लोग कहते थे कि एम्परर नेरो ने खुद रोम को जला दिया था ताकि ब्लेम क्रिश्चियंस पे डाल सके। हजारों क्रिश्चियंस को लायंस के सामने फेंक दिया गया सिर्फ उनके फेथ की वजह से।
उनकी चीखों से कोलोसियम गूंजता रहा, लेकिन हर जुल्म ने उनका ईमान और मजबूत किया और आखिरकार 300 साल के बाद एक एम्परर आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया और चर्च का निजाम कायम किया और इस तरह रोम का सिंबल गोल्डन ईगल अब क्रॉस में तब्दील हो गया। और व्यूअर्स, कॉन्स्टेंटाइन ने ही बेजेंटाइन को अपने नाम से मंसूब कर दिया और इस तरह बेजेंटाइन कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाया, जिसे तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से याद रखा जाता है। इस खून और ग्लोरी के बीच रोम ने आर्ट, आर्किटेक्चर और लॉ को परफेक्ट किया। लेकिन व्यूअर्स, रोमन एम्पायर का एरिया इतना बढ़ चुका था कि इसे संभालना मुश्किल हो गया और आखिरकार 395 AD में रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बंट गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाद में बेजेंटाइन भी कहा गया। यह वही एम्पायर थी जिसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया बना। और व्यूअर्स, यही वो फेमस बेजेंटाइन एम्पायर थी जिसके कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को दुनिया की अगली सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया ने फतह किया, जिसे तारीख में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 के नाम से जाना जाता है। और ऑटोमन एम्पायर दुनिया की ताकतवर तरीन एम्पायर बन गई। इस सब के दौरान हजरत ईसा के फॉलोअर्स ने चुपचाप रोम के अंदर ही क्रिश्चियनिटी का बीज बोया और आहिस्ता आहिस्ता वो बीज एक दरख्त बन गया जो कि पूरे यूरोप पे छा गया। रोम पूरी तरह क्रिश्चियनिटी की लपेट में आ गया और क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैलने लगी। द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड की इस वीडियो सीरीज की अगली एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्लाम की बर्थ और स्प्रेड की कहानी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने तारीख को कैसे असरअंदाज किया और कैसे इस्लाम का राइज ठीक उस वक्त हुआ जब यूरोप में रोमन एम्पायर जैसी ताकत का जवाल आया और यूरोप डार्क एजेस में दाखिल हो गया, और कैसे ये दोनों फेथ्स क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बेजेंटाइन एम्पायर और रोमन एम्पायर की शक्ल में एक दूसरे से लड़ पड़े, और फिर कैसे इन दोनों फेथ्स के दरमियान तारीख की बड़ी और खूनी जंगें क्रूसेड्स हुई। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अगली एपिसोड्स में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।